तो देखिए बच्चों, हम लोग पढ़ रहे हैं विद्युत चुंबकीय तरंगें, संचार एवं समकालीन भौतिकी, यानी कि चैप्टर नंबर 17। अभी तक हम लोगों ने पिछली क्लास में पढ़ा था विद्युत चुंबकीय तरंगों के अभिलक्षण यानी कि इनकी प्रॉपर्टी, और साथ में पढ़ा था एक पांचवा पॉइंट पढ़ा था जिसमें विद्युत चुंबकीय तरंगों द्वारा ऊर्जा वहन को बताया था। अब इसके बाद में हमने बताया था कि नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा होगा वो पढ़ेंगे हम लोग विद्युत चुंबकीय तरंगों का संवेग। तो हमारा टॉपिक है विद्युत चुंबकीय तरंगों का संवेग। यह है हमारा टॉपिक, विद्युत चुंबकीय तरंगों का संवेग। ये अब देखिए, विद्युत चुंबकीय तरंगों का संवेग यानी कि विद्युत चुंबकीय तरंगें जिस सतह पर गिरती हैं उस सतह पर दाब डालती है, और विद्युत चुंबकीय तरंगों द्वारा डाले गए दाब को विकिरण दाब कहते हैं। यानी कि मैंने बताया आपको, मैंने बताया है आपको कि जब विद्युत चुंबकीय तरंगें जिस सतह पर गिरती हैं उस सतह पर क्या करती है, दाब डालती है। दाब डालती है तो विद्युत चुंबकीय तरंगों द्वारा डाले गए दाब को विकिरण दाब कहते हैं। विकिरण दाब कहते हैं जिसे हम लिखते हैं P बराबर किसके आ जाएगा, U अपॉन C के। यहां पर U जो है, ये जो U है, U यहां पर जो U है वो स्थानांतरित ऊर्जा है। यदि सतह पूर्ण परावर्तक है तो स्थानांतरित संवेग हमारा किसका जाएगा, पूर्ण हमारे तरंगी, तो P बराबर किसके आ जाएगा, 2U अपॉन C के हो जाएगा, 2U अपॉन C के। यदि पूर्ण अवशोषक है तो हमारा कितना होता है, यदि पूर्ण अवशोषक है तो P बराबर किसके आ जाएगा, 2I अपॉन C। यहां पर I क्या है, I है तरंग की हमारी तीव्रता है, तरंग की तीव्रता है, तरंग की तीव्रता है। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले आप लिख लेंगे विद्युत चुंबकीय तरंगें, विद्युत चुंबकीय तरंगें जिस सतह पर, विद्युत चुंबकीय तरंगें जिस सतह पर गिरती हैं, विद्युत चुंबकीय तरंगें जिस सतह पर गिरती हैं उस पर दाब डालती हैं, उस पर दाब डालती हैं। विद्युत चुंबकीय तरंगों द्वारा, विद्युत चुंबकीय तरंगों द्वारा डाले गए दाब को विकिरण दाब कहते हैं। डाले गए दाब को विकिरण दाब कहते हैं, विकिरण दाब कहते हैं। तो जिसका मान लिख लेना आप P बराबर किसके, U अपॉन C के। तो लिख देना P बराबर U अपॉन C। यहां U स्थानांतरित ऊर्जा, स्थानांतरित ऊर्जा है, स्थानांतरित ऊर्जा है। अब इसके बाद देखिए, यदि सतह पूर्ण परावर्तक है, तो स्थानांतरित संवेग
स्थानांतरित संवेग कितना आ जाएगा, P बराबर, कब आ जाएगा, P बराबर 2u अपॉन c के, P बराबर 2u अपॉन c के। यदि सतह पूर्ण अवशोषक है, अवशोषक है तो विद्युत चुंबकीय तरंग, विद्युत चुंबकीय तरंग द्वारा डाला गया दाब, डाला गया दाब P बराबर आ जाएगा 2I अपॉन C। यहां I तरंग की तीव्रता, तरंग की तीव्रता है, यहां I तरंग की तीव्रता है, नोट कर लीजिएगा बेटा। नोट कर लीजिए। विद्युत चुंबकीय तरंगे, अब इसके बाद में लिखेंगे, ये नोट करने के बाद में लिखेंगे, विद्युत चुंबकीय तरंगे अध्यारोपण के सिद्धांत का, अध्यारोपण के सिद्धांत का पालन करती हैं। विद्युत चुंबकीय तरंगे अध्यारोपण के सिद्धांत का पालन करती है, अध्यारोपण के सिद्धांत का पालन करती हैं। इस प्रकार तरंगों द्वारा प्रदर्शित गुण जैसे परावर्तन, अपवर्तन, व्यतिकरण, विवर्तन आदि विद्युत चुंबकीय तरंगों द्वारा, आदि विद्युत चुंबकीय तरंगों द्वारा दर्शाए जाते हैं। दर्शाए जाते हैं, पैराग्राफ चेंज करके लिख लेना। अनुप्रस्थ प्रकृति होने के कारण, अनुप्रस्थ प्रकृति होने के कारण इनका धूमड़ भी किया जा सकता है, इनका धूमड़ भी किया जा सकता है, इनका धूमड़ भी किया जा सकता है। अब अप्रगामी विद्युत चुंबकीय तरंगे, अप्रगामी विद्युत चुंबकीय तरंगे भी उत्पन्न की जा सकती है, अप्रगामी विद्युत चुंबकीय तरंगे भी उत्पन्न की जा सकती है, की जा सकती है। अब देखिए पढ़ते हैं विद्युत चुंबकीय तरंगों का स्पेक्ट्रम।
अब इसके बाद में हम लोग पढ़ते हैं विद्युत चुंबकीय तरंगों का स्पेक्ट्रम। विद्युत चुंबकीय तरंगों का स्पेक्ट्रम। विद्युत चुंबकीय तरंगों का स्पेक्ट्रम। अब देखिए, जो विद्युत चुंबकीय तरंगें होती हैं वो निर्वात में प्रकाश की चाल से गति करती हैं। किससे गति करती हैं? प्रकाश की चाल से गति करती हैं। इन तरंगों द्वारा ऊर्जा एवं संवेग अधिगमन होता है, अधिगमन होता है। और विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम का उनकी तरंगदैर्घ्य के अवरोही क्रम में देखते हैं। तो अवरोही क्रम में तो सबसे पहले इसमें एक लाइन लिख लीजिए, इसमें लिख लीजिए एक लाइन, सभी विद्युत चुंबकीय तरंगे, सभी विद्युत चुंबकीय तरंगे निर्वात में प्रकाश की चाल से, निर्वात में प्रकाश की चाल से गति करती है। इन तरंगों द्वारा ऊर्जा एवं संवेग का अधिगमन होता है, अधिगमन होता है। अधिगमन होता है। विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम की विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम का उनकी तरंगदैर्घ्यों के अवरोही क्रम में है। देखिए, विद्युत चुंबकीय तरंगों का स्पेक्ट्रम यहां से खींच लेते हैं। स्पेक्ट्रम खींच देते हैं यहां पर, ठीक। अब इसके बाद में देखिए, यहां से हम स्टार्ट कर देते हैं 10⁻⁻6 एंगस्ट्रॉम से लेकर 10⁻⁻3 एंगस्ट्रॉम के मध्य, यानी कि 10⁻⁻6 से लेकर 10⁻⁻3। ये तो यहां 10⁻⁻6 से लेकर 10⁻⁻3 यानी एंगस्ट्रॉम के मध्य की तरंगों को अंतरिक्ष किरणें या कॉस्मिक रेज कहते हैं। इनको कॉस्मिक रेज या इन्हीं को कहते हैं अंतरिक्ष किरणें। अंतरिक्ष किरणें कहते हैं। 10⁻³ एंगस्ट्रॉम से लेकर 1 एंगस्ट्रॉम के मध्य की किरणें, 1 एंगस्ट्रॉम के मध्य की किरणें गामा किरणें कहलाती हैं। गामा किरणें कहलाती हैं।
1 एंगस्ट्रॉम से लेकर 100 एंगस्ट्रॉम, 1 एंगस्ट्रॉम से लेकर 100 एंगस्ट्रॉम के मध्य की किरणें एक्स किरणें कहलाती हैं, यानी जिन्हें कहते हैं हम लोग एक्सरे। एक्सरे में यही किरणें उत्पन्न होती हैं जिनकी तरंगदैर्घ्य 1 एंगस्ट्रॉम से लेकर 100 एंगस्ट्रॉम के मध्य होती है। 100 एंगस्ट्रॉम से लेकर 4000 एंगस्ट्रॉम, 4000 एंगस्ट्रॉम के मध्य की किरणें पराबैंगनी किरणें कहलाती हैं। पराबैंगनी किरणें कहलाती हैं। 7400 से 7800 एंगस्ट्रॉम के बीच का जो भाग होता है वो दृश्य प्रकाश कहलाता है। दृश्य प्रकाश कहलाता है। अब 7800 एंगस्ट्रॉम से लेकर 10⁻³ मीटर के बीच की जो किरणें होती हैं वो अवरक्त किरणें कहलाती हैं। 7800 से लेकर कितने 10⁻³ मीटर तक हमारे इसके अवरक्त किरणें कहलाती हैं। 10⁻³ मीटर से 0 मीटर के बीच में सूक्ष्म तरंगें कहलाती हैं। कौन सी कहलाती हैं? सूक्ष्म तरंगें कहलाती हैं। ठीक है। अब 0 मीटर से 10⁻³ मीटर तक, 0 मीटर से लेकर 10⁻³ मीटर तक की हमारा कौन सा टीवी या रेडियो तरंगें कहलाती है। टीवी और रेडियो तरंगें कहलाती हैं। और 10⁻³ मीटर से लेकर 10 किलोमीटर तक की रेंज जो होती है ये कहलाती हैं वायरलेस तरंगें। वायरलेस तरंगें कहलाती हैं। वायरलेस तरंगें कहलाती हैं। तो देखिए नीचे से ऊपर जाते जा रहे हैं तो इनकी तरंगदैर्घ्य बढ़ रही है, जबकि आवृत्ति क्या होती है? घटती है। तो यहां पर हम निशान लगा देते हैं ये, तो यहां पर लिखेंगे तरंगदैर्घ्य बढ़ती है। तरंगदैर्घ्य बढ़ती है तो ऊर्जा घटती है और इसकी आवृत्ति घटती है। आवृत्ति घटती है। आवृत्ति घटती है। तो इसको बना लीजिएगा बेटा, ये नोट कर लीजिए आप, इसको बना लीजिएगा, इसको नहीं डायग्राम को। यही आपको बहुत काम का है, कम से कम आपको 1-2 नंबर देकर जाता है। ये आपके लिए हमारे कौन सा द्रव्य तरंगों प्रकाश विद्युत प्रभाव वाले चैप्टर में भी यूज आता है, उसका भी क्वेश्चन इन्हीं से ही निकल जाता है। तरंगदैर्घ्य से सीधे ऊर्जा प्राप्त करने का सूत्र देख लीजिए बेटा। यानी कि तरंगदैर्घ्य से सीधे ऊर्जा आप प्राप्त करना चाहते हैं तो ऊर्जा का फार्मूला होता है E = 12375 अपॉन लैम्डा। यहां पर तरंगदैर्घ्य जो होगी एंगस्ट्रॉम में होगी, एंगस्ट्रॉम में, और ऊर्जा प्राप्त होगी आपको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। इलेक्ट्रॉन वोल्ट में नोट कर लीजिएगा फॉर्मूला।
लास्ट में हम कुछ किरणों का एक्सप्लेनेशन पढ़ लेते हैं, जैसे गामा किरणें, एक्स किरणें, पराबैंगनी किरणें, दृश्य किरणें, आवर्त, सूक्ष्म, इन तरंगों का हमारा कौन सा रेडियो तरंग, इनको हम क्या कर देते हैं, कुछ इनका एक्सप्लेनेशन पढ़ लेते हैं और बनाने के बाद में ये रोज फार्मूला भी नोट कर लीजिएगा, ध्यान रखिएगा। ये सीधे हमारे इसके तरंग दैर्घ्य डी हो तो ऊर्जा को ज्ञात करना चाहे तो सीधे फॉर्मूला है आपका। ये एंगस्ट्रॉम में लिखा, ध्यान रखिएगा, में अलग एंगस्ट्रॉम। चलिए बेटा नोट कर लिया होगा। अब हम लोग सबसे पहले लिखते हैं इसके यानी कि गामा किरणों के ऊपर, गामा किरणों की व्याख्या करते हैं। इसकी कॉस्टिंग की कोई आवश्यकता नहीं है, कुछ किरणों से नहीं हमें इसकी व्याख्या करने की, ठीक है। तो हम करेंगे इसकी व्याख्याएं कहां से, नहीं गामा से रेडियो तक की, एक ऊपर और एक नीचे, इन दोनों को छोड़ देते हैं। केवल हम ये 7 1 2 3 4 5 6 7 इन 7 की व्याख्या करेंगे, ये मतलब की, और बाकी हमें इनसे अभी लेना देना नहीं है, वो आगे हम लोग पढ़ेंगे अन्य क्लास में। तो गामा किरणें में नहीं, देखिए बेटा गामा जो किरणें हैं इनकी खोज हमारे किसके नहीं, बेकेरा तथा क्यूरी ने की थी। क्यूरी ने की थी जो उच्च आवृत्ति की क्या है, तरंगे हैं, यह उच्च आवृत्ति की तरंगे हैं, यदि कि इनको हमारे किसके, इनका उत्सर्जन उच्च आवृत्ति के विकिरण नाभिकीय अभिक्रियाओं से होता है, नाभिकीय अभिक्रियाओं से होता है, नाभिकीय अभिक्रियाओं से होता है, जिससे उच्च आवृत्ति की नाभिकीय, यह रेडियो नाभिकीय द्वारा भी उत्सर्जित होती है। यह किरणें आवेश रहित होती हैं, जिन पर कोई चार्ज नहीं होता है, और साथ में उनका विराम द्रव्यमान भी शून्य होता है। इनकी भेदन क्षमता बहुत अधिक होती है और ये प्रदीप्ति उत्पन्न करती है। ये फोटोग्राफिक प्लेट को प्रभावित करती है। चिकित्सा के क्षेत्र में इनका उपयोग कैंसर के इलाज में दीवार कोशिकाओं को नष्ट करने में किया जाता है। तो लिख लीजिए बेटे, सबसे लिखेंगे रेडियो गामा किरणें। तो गामा किरणों में लिख लीजिए इनकी खोज बेकेरा तथा क्यूरी ने की थी। यह उच्च आवृत्ति की तरंगें होती है। यह उच्च
आवृत्ति की तरंगें होती हैं, इनका उत्सर्जन उच्च आवृत्ति के विकिरणनाभिकीय अभिक्रियाओं द्वारा होता है। यह रेडियो नाभिकीय द्वारा भी उत्सर्जित होती है। यह किरणें आवेश रहित होती है, इनकी भेदन क्षमता बहुत अधिक होती है। इनकी भेदन क्षमता बहुत अधिक होती है। यह प्रदीप्ति उत्पन्न करती है, ये फोटोग्राफिक प्लेट को प्रभावित करती है, चिकित्सा के क्षेत्र में इनका उपयोग कैंसर के इलाज में बीमार कोशिकाओं को नष्ट करने में किया जाता है। इनकी तरंगदैर्घ्य परास नया चाहिए ना, इनकी तरंगदैर्घ्य परास 10⁻³ एंगस्ट्रॉम से 1 एंगस्ट्रॉम तक होती है। आवृत्ति परास 10⁻18 हर्ट्ज से 10⁻22 हर्ट्ज के मध्य होती है तक होती है। अब इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं एक्स किरणें। एक्स किरणें
एक्स किरणें विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम में विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम में तरंग दैर्घ्य के आरोही क्रम में तरंग दैर्घ्य के आरोही क्रम में गामा किरणों के बाद एक्स किरणों का क्षेत्र आता है। एक्स किरणों का क्षेत्र आता है। एक्स किरणों का क्षेत्र आता है। इनकी तरंगदैर्घ्य प्रकाश एक इलेक्ट्रॉन से 100 एंगस्ट्रॉम के मध्य होती है। एक एंगस्ट्रॉम से 100 एंगस्ट्रॉम के मध्य होती है। एक्स किरणों की उत्पत्ति तीव्रगामी इलेक्ट्रॉनों के बाहरी लक्ष्य पर टकराने से होती है। बाहरी लक्ष्य से टकराने पर होती है। इनकी खोज रॉन्जन ने वैज्ञानिक रॉन्जन ने की थी। इसलिए इन्हें रॉन्जन किरणें भी कहते हैं। गामा किरणों के सभी गुण इसमें होते हैं, परंतु इनकी भेदन क्षमता गामा किरणों से कम होती है। चिकित्सा के क्षेत्र में एक्स किरणों का विशेष योगदान है। इसकी सहायता से टूटी हुई हड्डियों का पता लगाने में एक्स किरणों की एंगल
टूटी हुई हड्डियों का पता लगाने में शरीर के अंदर छिपी किसी मूल्यवान वस्तु का शरीर के अंदर छिपी किसी मूल्यवान वस्तुओं का पता लगाने में एक्स किरणों की फोटोग्राफी द्वारा किया जाता है। इसका उपयोग कैंसर के इलाज में भी किया जाता है। इसका उपयोग कैंसर के इलाज में भी किया जाता है। कैंसर के इलाज में भी किया जाता है। अब इसके बाद में थर्ड पॉइंट हम लिखेंगे पराबैंगनी किरणें। पराबैंगनी किरणें देखिए, इनकी तरंगदैर्घ्य परास 100 एंगस्ट्रॉम से 4000 एंगस्ट्रॉम तक होती है। तो लिख लीजिए, इनकी तरंगदैर्घ्य परास 100 एंगस्ट्रॉम से 4000 एंगस्ट्रॉम के मध्य होती है। 4000 के मध्य होती है। इनकी खोज रीटर ने की थी। सूर्य पराबैंगनी किरणों का एक महत्वपूर्ण स्रोत है। सूर्य पराबैंगनी किरणों का एक महत्वपूर्ण स्रोत है। परंतु सौभाग्य से इसका अधिकांश भाग वायुमंडल की लगभग 40-50 किलोमीटर, लगभग 40 to 50 ऐसे लिखना, 40 से 50, 40 जैसे करके 50 किलोमीटर मोटी ओजोन परत में अवशोषित हो जाता है। अधिक परिमाण में या ऐसे लिख लीजिएगा, अधिक मात्रा में
अधिक परिमाण में दोनों चीज सही है। अधिक परिमाण में लिखिए, अधिक मात्रा में लिख लीजिए। अधिक मात्रा में पराबैंगनी किरणों के संपर्क में आने से मानव शरीर पर हानिकारक प्रभाव होता है। मानव शरीर पर हानिकारक प्रभाव होता है। पैराग्राफ चेंज करके लिख सकते, नई लाइन से लिख सकते बेटा। पराबैंगनी किरणों के त्वचा पर पड़ने से त्वचा में अधिक मेलानिन का उत्पादन होता है। जिससे त्वचा ताम्र रंग की हो जाती है। जिससे त्वचा ताम्र रंग की हो जाती है। सामान्य कांच द्वारा इसका अवशोषण हो जाता है। सामान्य कांच द्वारा इसका अवशोषण हो जाता है। अतः कांच की खिड़कियों से छनकर आने वाले प्रकाश में धूप ताम्रता नहीं होती है। धूप ताम्रता नहीं होती है। इन किरणों की भेदन क्षमता एक्स किरणों से इनकी भेदन क्षमता एक्स किरणों से कम होती है। यह प्रकाश विद्युत प्रभाव उत्पन्न करती है। यह कीड़े मारने तथा प्रकाश संश्लेषण में प्रयुक्त होती है। यह कीड़े मारने तथा प्रकाश संश्लेषण में प्रयुक्त होती है। प्रकाश संश्लेषण में प्रयुक्त होती है।
चलिए अब इसके बाद में वो करते हैं, चौथा पॉइंट है दृश्य प्रकाश विकिरण, यानी कि दृश्य प्रकाश किरण। इसको हम कह सकते हैं दृश्य प्रकाश विकिरण, दृश्य प्रकाश विकिरण। यानी कि विजुअल लाइट हम कहते हैं धूप के रूप में हमें देखी जाती है, ये धूप के रूप में ये विद्युत चुम्बकीय जिसको मानव नेत्र संवेदनशील होते हैं, इसके मानव नेत्र क्या होते हैं, संवेदनशील होते हैं। इसकी तरंगदैर्घ्य 4000 से 7800 एंगस्ट्रॉम के मध्य होती है। कहीं कहीं आपको 3800 से 7600 में भी मिल जाएगा, तो वो थोड़ा बहुत कम ज्यादा होता रहता है, इसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। जैसे तरंगों की जो खोज की थी वो वैज्ञानिक न्यूटन थे, न्यूटन ने दृश्य प्रकाश की किरणों को खोजा था, ठीक है। ये आयनिक गैस तथा तापदीप्त वस्तुओं दृश्य प्रकाश का स्रोत हैं। आयनिक गैसें और तापदीप्त वस्तुएं उत्तेजित परमाणु जब अपनी मूल अवस्था में वापस लौटता है तो इन तरंगों का उत्पादन करते हैं। तो इसमें लिख लीजिए, यह विद्युत चुम्बकीय तरंगों का सर्वाधिक सुपरिचित रूप है। यह विद्युत चुम्बकीय स्पेक्ट्रम का वह भाग है, जिसके लिए मानव शरीर बेटा शरीर में नेत्र लिखेंगे, मिस्टेक हो गई है, इसको नेत्र शरीर कट करके नेत्र लिख दीजिएगा। जिसके लिए मानव नेत्र संवेदनशील होते हैं, इनकी तरंगदैर्घ्य 4000 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम के मध्य होती है। 4000 से 7800 एंगस्ट्रॉम तक होती है। दृश्य तरंगों की खोज न्यूटन ने की थी। आयनिक गैस तथा तापदीप्त वस्तुएं दृश्य प्रकाश का स्रोत है। उत्तेजित परमाणु जब अपनी मूल अवस्था को वापस लौटता है, तो इन तरंगों का उत्पादन होता है। हमारे चारों ओर की वस्तुओं से उत्सर्जित या परावर्तित होने वाला
उत्सर्जित या परावर्तित होने वाला प्रकाश हमारे परिवेश के विषय में सूचनाएं देता है। प्रकाश विद्युत प्रभाव की खोज दृश्य प्रकाश से हुई। दृश्य प्रकाश तरंगें फोटोग्राफिक प्लेट को प्रभावित करती हैं। यह वस्तुओं को देखने के लिए प्रयुक्त होने वाली एकमात्र किरणें हैं। अब इसमें अवरक्त, सूक्ष्म और रेडियो, इन तरंगों को और पढ़ेंगे और इन तरंगों को हमारे कौन सा नहीं, अवरक्त, सूक्ष्म और रेडियो तरंगों के बारे में हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ते हैं। इस क्लास में फिलहाल हम लोग कितना ही पढ़ते हैं, फिर पढ़ेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में अवरक्त किरणों की तरंगें, अवरक्त, सूक्ष्म, रेडियो तरंगों का हमारे के बारे में। ठीक है, इनको हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। इस क्लास में फिलहाल हम लोग इतना ही पढ़ते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में अवरक्त किरणों के साथ।